बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज हमने जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में से चैप्टर 21 अपर एंड लोअर लिम्ब पैथोलॉजीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें वही हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं समझाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मेरे पास कोई दूसरा एक्सेस है नहीं कि मैं आपको गूगल से जो है तस्वीर दिखा सकूँ ना, तो आपको अगर समझने में कहीं भी कोई स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम हो तो फिर आप गूगल करके वो स्ट्रक्चर देख लोगे ना, तो फिर ये मेरी बातें आपको समझ आ जाएंगी अगर जहाँ पे आप लोग अटको। ठीक है, सो अपर एंड सबसे पहले हम ना अपर लिम्ब पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसमें भी अपर लिम्ब में सबसे पहले हम शोल्डर पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लो। शोल्डर जॉइंट स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होती है और उसमें 3 जॉइंट इन्वॉल्व होता है। जो मोस्ट फेमस है, जिसे आप सब वाकिफ़ हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ग्लिनो यूमरल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, यूमरस बोन होती है हमारी। ठीक है, और ग्लिनॉइड फोसा होता है। ग्लिनॉइड फोसा किस पे होता है, जो स्कैप्यूला है ना, उसमें इस तरह से ग्लिनॉइड फोसा बन रहा होता है, और ये हमारी यूमरस बोन होती है और वो उसका हेड जो है ना इस पे आके लग जाता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरह से होता है। और एक होता है स्कैप्यूलो थोरेसिक जॉइंट। ठीक है, स्कैप्यूला का पार्ट और थोरेसिक का पार्ट मिलकर जॉइंट बनाता है, नाम से ही जाहिर है। और एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट, मतलब वही स्कैपुला का एक पार्ट होता है एक्रोमियम ना, उस वो वाला पार्ट और क्लेविकल मिलके जो जॉइंट बनाता है उसे एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट कहते हैं, या स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, सो ये 3 जॉइंट्स आपको बता दिए जो स्ट्रक्चर था। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कि ये जो शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी है, इसमें क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट जो है ना वो इंट्रेंसिक स्टेबिलिटी ना इसकी लैक होती है। ठीक है, मतलब ये इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो यूमरल हेड होता है ना वो बहुत लार्ज होता है, वो बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कि आपकी यूमरस बोन है, उसका हेड बहुत लार्ज है एज़ कम्पेयर टू ये जो ग्लिनॉइड फोसा है स्कैप्यूला का ना। तो इसको सोचो, जब बॉल लार्ज है और उसमें फिट करने वाली चीज़ छोटी है, तो फिर क्या होगा, आप खुद बोलोगे कि हाँ ये इसकी इंट्रेंसिक स्टेबिलिटी फिर कम होगी ना, जब वो सही से पूरी तरह से फिट नहीं हो पाता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्कैप्यूला का ग्लिनॉइड फोसा है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो यूमरस का हेड है ना, जिसमें जाके यूमरस जो आपकी बोन है ना उसका जो हेड होता है वो जाके ग्लिनॉइड फोसा में बनता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है ना, जिसे हम ग्लिनो यूमरल जॉइंट कहते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये हेड बड़ा होता है और ये पूरी तरह से इस ग्लिनॉइड फोसा में फिट नहीं हो पाता, इस वजह से इसकी इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी लैक होती है शोल्डर जॉइंट की। तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि द यूमरल हेड इज़ लार्ज इन कंपेयर विद ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी या ग्लिनॉइड फोसा जो स्कैपुलर का मैंने ऊपर बनाया है। ठीक है, अच्छा, द लिगामेंट डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू जॉइंट, और बस वही के जो लिगामेंट है वो इतना रोल प्ले नहीं करते। मेन चीज़ यही होती है कि इसकी इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी क्यों लैक करती है, तो आप बता दोगे कि वो इस वजह से क्योंकि ह्यूमरल हेड बड़ा है, और कितना रेशो, खुद रेशो 4:1, मतलब 4:1 का कि जो हेड बड़ा है वो सही से ग्लिनॉइड हेड में फिक्स नहीं होता है, इस वजह से इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी इसकी लैक होती है। अच्छा, उसके बाद आओ शोल्डर जॉइंट इज़ देयर फॉर स्टेबलाइज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब जो शोल्डर जॉइंट होता है ना वो स्टेबलाइज हो सकता है इन फैक्टर्स की वजह से। एक है ग्लिनॉइड लेब्रम। अब ग्लिनॉइड लेब्रम क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये स्कैप्यूला है और ये एक फोसा है, ग्लिनॉइड फोसा। अब इसी जो फोसा है या कैविटी कह लो, इस पे ना जैसे ये मैंने इस तरह से आपको ना पूरा ऐसे स्लाइस की फॉर्म में दिखा रही हूँ फोसा। अब इस पे ना ये यहाँ पे ना फिब्रोकार्टिलेज लगा होता है पूरा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्लिनॉइड लेब्रम की। यहाँ पे रिंग होती है पूरी फिब्रोकार्टिलेज की, जो कि क्या करती है, डीपिन करती है ग्लिनॉइड फोसा को। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया कि ये ग्लिनॉइड फोसा छोटा है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो यूमरल हेड है ना उसके मुकाबले में। तो अब क्या होती है, जो इसको स्टेबिलिटी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है वो सब, उसमें सबसे ग्लिनॉइड लेब्रम आता है। अब ग्लिनॉइड लेब्रम क्या करता है, यहाँ पे जो ना इसकी रिंग्स पे चारों तरफ रिंग्स की एक फिब्रोकार्टिलेज रिंग होती है ना, और वो क्या कर देती है, इस ग्लिनॉइड फोसा को डीपिन कर देती है ताकि हेड जो है वो उसको स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, और उसके बाद है रोटेटर कफ मसल्स। रोटेटर कफ मसल्स आप गूगल पे सर्च करो और आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरे ना 4 रोटेटर कफ मसल में पूरे आपके 4 मसल आते हैं, आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, पूरे 4 मसल आते हैं, जिसमें सुप्रा
सुप्रा स्पाइनेटस होता है, इंफ्रा स्पाइनेटस होता है, टेरिस माइनर होता है और सब स्केपुलरिस होता है। तो इस वजह से अगर आप गूगल अभी कर लो, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने गूगल कर लिया ना साथ में मोबाइल में, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो बेटे रोटेटर कफ मसल जो है ना 4 मसल का ग्रुप है और ये मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर है किसमें, शोल्डर जॉइंट है। तो ये मेन MCQs है, इसको याद रख लो, ठीक है। अब वो जो मेन 4 मसल्स है जिसमें कह रही हूँ कि रोटेटर कफ मसल इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 मसल, अब उसको ना आप लोग इस तरह से याद रख लो, SITS की फॉर्म में, सिट्स की फॉर्म में। अब S4 मतलब एक सुप्रा स्पाइनेटस है, सुप्रा का मतलब ही है कि ऊपर है, अपर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट में ये मसल होगी। आप पिक्चर देखो, खोलो साथ में, तो ये जो आपको सुप्रा स्पाइनेटस मसल है ना, ये आपको ऊपर मिल रही होगी जॉइंट की, सुप्रा मतलब ऊपर, ठीक है। तो सुप्रा स्पाइनेटस मसल आपको मिल रही है और इसका काम ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जो ना शोल्डर की एबडक्शन करवाता है, ठीक है। आपको एबडक्शन तो पता है ना, एडक्ट होता है कि एडक्ट होता है मिल जाना और एबडक्ट होता है एक दूसरे से दूर जाना। लाइक अब मैं आपको किस तरह से बताऊं, लाइक ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं दूर लेके जाऊंगी तो ये एबडक्ट है, और अगर मैं इसको करीब लेकर आऊँगी, ठीक है, तो ये एडक्ट है, ठीक है। ये चीज़ें तो पता है। तो शोल्डर एबडक्शन, ठीक है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ बॉडी से अगर आप अपना शोल्डर जो है वो हैंड जो है वो दूर लेके जाओगे तो वो एबडक्शन पोजीशन होगी ना। तो ये शोल्डर एबडक्शन में हेल्प आउट सुप्रा, इसकी बात कर रही थी ना। सुप्रा स्पाइनेटस जो है ना वो शोल्डर एबडक्शन का काम करता है और लेटरल रोटेशन, अच्छा लेटरल कह लो या एक्सटर्नल रोटेशन कह लो। अब देखो ये मेरा हाथ है ना, अब मैं इसको पीछे लेके जा रही हूँ, तो ये जो अभी मैं आपको शोल्डर नहीं दिखा सकती अपना, ठीक है मैं आपको अपना शोल्डर नहीं दिखा सकती, तो जैसे मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ, समझ आ रही है। तो सेम जिस तरह से मैं हाथ को कर रही हूँ ना, आप शोल्डर को करो अपने, ठीक है। मैं डायग्राम भी बना देती हूँ, देखो ये शोल्डर है ना। अब अगर आप इसको, ये शोल्डर है ना, अब अगर आप इसको क्या लेके जाओगे, एबडक्ट लेके जाओगे, मतलब दूर लेके जाओगे बॉडी से, ये एबडक्ट पोजीशन है। आप इसको दूर लेके जा रहे हो और साथ में लेटरल रोटेशन कर रहे हो, लेटरल कह लो या क्या कह लो, एक्सटर्नल रोटेशन कह लो। तो ये कौन सा मसल होता है आपका, कफ मसल का जो काम करवाता है एबडक्शन और लेटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन, वो आपका सुप्रा स्पाइनेटस होता है, ठीक है। और इसको इनर्वेट कौन करती है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व करती है, ठीक है। सुप्रा स्पाइनेटस तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व ही करेगी ना, इस तरह से याद रखो, ठीक है। अब समझ आ गई आपको। अच्छा, इस तरह से इंफ्रा स्पाइनेटस, अब इंफ्रा, ये सुप्रा था, ये इंफ्रा है, मतलब ये क्या होगा, आपकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट पे होगा इंफीरियरली, ठीक है। ये आप गूगल पे देख रहे होगे तो आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका क्या काम क्या है, ये लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म सिर्फ करवाता है, ठीक है। ये लेटरल रोटेशन कह लो, ये सिर्फ एक्सटर्नल रोटेशन कह लो, ठीक है। मतलब ये जो इंफ्रा स्पाइनेटस है ये जो है ना सिर्फ एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, सिर्फ लेटरल रोटेशन करवाता है आर्म की, ठीक है। और इसको भी सुप्रा स्कैपुलर नर्व ही इनर्वेट करती है, जबकि ये लेटरल के साथ एबडक्शन भी करवा रहा था सुप्रा, और ये सिर्फ क्या करवा रहा है, लेटरल रोटेशन करवा रहा है या एक्सटर्नल रोटेशन के लो। उसके बाद टेरिस माइनर देखो, ठीक है। टेरिस माइनर आप गूगल पे पिक्चर देख रहे होगे, उसकी पोजीशन भी आपको क्या मिल रही है, नीचे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मिल रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे और नीचे मिल रही होगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट के साथ ना। अच्छा, ये वाली जो मसल होती है ये भी सेम काम करवाती है कि लेटरल रोटेशन करवाती है, एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन, और साथ में ये एडक्शन करवाती है, ठीक है। ये क्या करवाती है, इसका एक और काम क्या है, एडक्शन करवाना, ठीक है। इसके भी सुप्रा स्पाइनेटस की तरह 2 काम है, लेकिन सुप्रा स्पाइनेटस से ये अपोजिट है। सुप्रा स्पाइनेटस एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन के साथ एबडक्शन करवा रही थी, ठीक है, जबकि टेरिस माइनर क्या करवा रही है, लेटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन के साथ वो करवा रही है, एडक्शन करवा ली है। बड़े वो वीक करवा रही है, लेकिन आप ये याद रखो कि एडक्शन, ठीक है। अच्छा, एडक्शन किस तरह से, जैसे मैंने आपको ये एबडक्शन का बताया था ना कि ये एबडक्शन हो रही है, एबडक्शन और प्लस लेटरल रोटेशन हो रही है, और ये आपकी सुप्रा स्पाइनेटस करवा रही थी। सुप्रा स्पाइनेटल मसल जो है कफ मसल की, वो करवाई थी। अब मैं आपको टेरिस माइनर जो है वो मसल दिखा देती हूँ। देखो टेरिस माइनर क्या करती है, एडक्शन करवाती है। देखो ये एडक्ट हो रहा है, मतलब टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी आ रहा है, और ये क्या था, मिड लाइन ऑफ बॉडी से दूर जा रहा है, तो एबडक्शन मैंने कहा। अभी टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी अपना शोल्डर जो है ना उसको लेकर आ रहा है, तो ये क्या है, एडक्शन हो रही है, ठीक है, एडक्शन। और साथ में एक तो एडक्शन है टेरिस माइनर का काम, ठीक है, एक तो एडक्शन है, और दूसरा मैंने क्या बताया, लेटरल कह लो या एक्सटर्नल रोटेशन कह लो, ठीक है। इन सुप्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनस में ये तो सेम है कि लेटरल रोटेशन दोनों करवाता है एक्सटर्नल, लेकिन
टेरेस माइनर साथ में एडक्शन करवाता है और ये एबडक्शन करवाता है, ठीक है। और इसको ना एक्सिलरी नर्व करती है इनरवेट, जबकि उसको सुप्रास्कैपुलर नर्व करती है, सुप्रास्पाइनस को और इंफ्रा को भी। अच्छा, उसके बाद सब स्कैपुलरिस देखो, ये भी आप पिक्चर में देखो। अब सब स्कैपुलरिस जो है ना वो इंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है, ठीक है, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट पे आपको मिलेगी। और ये क्या करवाता है, मीडियल रोटेशन कह लो या इंटरनल रोटेशन कह लो। तो सब स्कैपुलर क्या करती है, इंटरनल रोटेशन करवाती है। और इसको ना सब कैप्सुलर नर्व, नाम सब कैप्सुलरिस है ना, तो सब कैप्सुलर नर्व इसको इनर्वेट करेगी। देखो सबकी जो नर्व इनर्वेशन है ना उसके नेम से ही जाहिर है। ये सुप्रास्कैपुलर करती है ऊपर दोनों को, और नीचे वाले को सब कैप्सुलर करती है, सब कैप्सुलरिस नाम से ही जाहिर है। और ये मीडियल रोटेशन करवाती है या इंटरनल रोटेशन कह लो, ठीक है। इनकी लोकेशन ना भी याद रहे, इनका काम याद रखना जो मैंने पिक्चर के थ्रू आपको समझाया है। सो आई होप कि आपको ये रोटेटिव कफ मसल्स का समझ आ गया हो। तो 4 किस्म के मसल, उसके काम और उसकी इनर्वेशन मैंने बता दी साथ साथ ना। तो यहाँ पे आया था कि ये मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर है शोल्डर जॉइंट में, मतलब जो मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स था रोटेटिंग कफ मसल, जो कि 4 मसल्स का ग्रुप है, वो मैंने आपको यहीं से बता दिया नीचे ही, ठीक है। उसके बाद इसमें कोरेको एक्रोमियल आर्च आ जाती है, मतलब लिगामेंट है ये, ठीक है। और लॉन्ग हेड आ जाता है, कैप्सूल और लिगामेंट आ जाते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी शुरू की, 2 लाजमी याद रखना, बाकी लिगामेंट भी और लॉन्ग हेड भी, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लो। और मसल तो मैंने आपको साथ में ही बता दिया। अच्छा, अब इसमें शोल्डर मसल में रोटेटिव कफ मसल वो तो मैंने बता दी। एक डेल्टॉइड भी होता है। अब डेल्टॉइड क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये भी शोल्डर एबडक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। और इसको पता है असिस्ट भी कौन करता है, सुप्रास्पाइनेटस। बस अगर मैंने ये बोल दिया ना कि इसको डेल्टॉइड को असिस्ट करता है सुप्रास्पाइनेटस, तो जो असिस्ट करेगा वो उसको अपनी तरह ही काम सिखाएगा ना, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस क्या कर रहा है, शोल्डर एबडक्शन कर रहा है, तो ये भी शोल्डर एबडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सेम है, बस डिफरेंट क्या है कि इसको सुप्रास्कैपुलर नर्व इनर्वेट कर रही है, जबकि इसको एक्सिलरी नर्व कर रही है, सेम एज टेरेस माइनर की तरह, ठीक है। तो अब समझ आ गई कि डेल्टॉइड और टेरेस माइनर की सेम इनरेशन है, एक्सिलरी नर्व, और सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की सेम है, सब स्कैपुलर। और इसके सब कैप्सुलर टेरेस तो नाम से ही जाहिर है कि सब स्कैपुलर नर्व ही करेगी। सो ये हाँ, आपने जो है ना शोल्डर मसल देख ली है, आपने स्टेबिलिटी देख ली कि वो इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी क्यों लैक करती है, वो मैंने बता दिया क्योंकि उसका ह्यूमरस का हेड लार्जर होता है। और जो स्टेबिलिटी में ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं वो मैंने बता दी, ग्लेनोइड लेब्रम जो कि एक रिंग ऑफ फिब्रोकार्टिलेज जो कि ग्लैंड फसों को डीपन बना देती है ताकि हेड सही से फिट हो सके। और बाकी जो मसल्स थे जो मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो मैंने आपको बता दिए 4, ठीक है। और डेल्टॉइड बता दिया, डिफरेंस बता दिए, सब बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाओ रोटेटर कफ मसल्स। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रास्पाइनेटस जो है ना उसमें टेंडन इज़ द मोस्ट कॉमनली डिसीज रोटेटर कफ मसल। अब ये कह रहे हैं कि जो सुप्रास्पाइनेटस होती है ना ये बहुत ज़्यादा डिसीज़ रोटेटर कफ मसल है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना पुअर ब्लड सप्लाई जाती है इसको, और ये मोस्टली प्रोन होती है तो डीजनरेशन और टेयरिंग। बस मेन चीज़ याद रखो, सुप्रास्पाइनेटम जो मैंने रोटेटर कफ मसल बताया ना, तो जो उसमें सुप्रास्पाइनेटस बताया उसको ना पुअर ब्लड सप्लाई मिलती है। तो पुअर ब्लड सप्लाई अगर मिलती है तो खुद सोचो उस जगह के डीजनरेशन और टेयरिंग और नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा है। बस ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोटेटिव कफ पैथोलॉजीज देख लेते हैं ना। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको ना थोड़ा सा स्लो पढ़ा रही हूँ। अच्छा, रोटेटर कफ पैथोलॉजी देखो, इंट्रोडक्शन। अब इसमें ना रोटेटर कफ पैथोलॉजी क्या होती है कि वही जो अभी मैंने रोटेटर कफ मसल्स पढ़ाया ना, तो उसकी पैथोलॉजी हम देख रहे हैं कि 1/3 जो होता है ना शोल्डर पैथोलॉजी से में इन्हीं में प्रॉब्लम होती है, 1/3, ठीक है, 1/3। अब वो जो डिग्री ऑफ सीवियरिटी वो किस तरह से करती है कि या तो रोटेटर कफ की इम्पेजमेंट हो जाए, ठीक है, या क्या हो जाए कि वो टेयर हो जाए, या तो उसमें टेयरिंग आ जाएगी या इम्पेजमेंट आ जाएगी। इम्पेजमेंट ये होती है कि रबरिंग पेन होती है, ठीक है, और टेयर का मतलब तो पता है कि टेयर हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रोटेटिव कफ इम्पेजमेंट क्या होता है। ये जो है ना इम्पेजमेंट होती है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, जो कि एंटीरियर लैटरल बताया था ना मैंने कि अपर एस्पेक्ट पे होता है जॉइंट के, ठीक है, या एंटीरियर लैटरल पार्ट कह लो। तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन जो कि एंटीरियर लैटरल पार्ट पे होता है ऑन द अंडर सरफेस ऑफ एक्रोमियन, मतलब जो स्कैपुलर का जो पार्ट है ना एक्रोमियन, उसके अंडर सरफेस ये होता है। तो क्या होता है कि ये जो है ना पेनफुल कंडीशन है जो कॉज बाय रबरिंग होती है इसकी। किस तरह से जो एक्रोमियम है ना, एक्रोमियल जो पार्ट है स्कैपुला का, या एक्रोमियन कह लो, इसकी 3 कॉमन वो है,
तो 3 कॉमन एक्रोमियल मॉर्फोलॉजीज़ है, एक फ्लैट होती है, एक कर्व होती है और एक हुक होती है। तो जो हुक वाली है ना वो टाइप 3 है। तो टाइप 3 एक्रोमियन या हुक वाली एक्रोमियन वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होती है विद रोटेटेड कफ इम्पेजमेंट। मतलब जो रोटेटेड कफ की इम्पेजमेंट मोस्टली जो होती है ना, कि जो सुप्रा रोटेटिव कफ इम्पेजमेंट क्या है, पेनफुल कंडीशन होती है कि रबरिंग हो रही होती है एक्रोमियम के किस पार्ट पे, मोस्टली हुक पार्ट पे। ठीक है, इसके सुप्रास्पाइनल टेंडन जो है ना, ये टेंडन है और ये आपका एक्रोमियम का हुक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे रबरिंग होती है, जब ये रबरिंग होती है तो पेन होता है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो रोटेटिव कफ की इम्पेजमेंट है ना वो मोस्टली किसके साथ देखी गई है, एक्रोमियम की किस मॉर्फोलॉजी के साथ देखी गई है, हुक वाले के साथ। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी कि आप लोग बोले कि हमें समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ गया कि रोटेटिव कफ इम्पेजमेंट क्या होता है, कि सुप्रास्पाइनल टेंडन जो है वो उसकी ना रबरिंग हो रही होती है एक्रोमियम के हुक वाले 3 मॉर्फोलॉजी है ना, तो हुक वाले के साथ ज़्यादा देखी गई है। तो हुक टाइप 3 एक्रोमियम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रोटेटिव कफ इम्पेजमेंट, मेन चीज़ ये थी। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मतलब पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा अगर उसे रोटेटिव कफ इम्पेजमेंट हुई है। मोस्टली तो ये मिडिल एज में होते हैं, लाइक ठीक है, मिडिल एज की जो होंगे ना, लाइक 40-50 इस तरह से ना। और एक्टिविटी रिलेटेड होगी कि वो कहेंगे कि ये जो है एक्टिविटी रिलेटेड इस तरह से होगी कि बोलेंगे कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है पेन ना, जब मैं कोई भी ऐसी ओवर हेड एक्टिविटी करता हूँ, लाइक ओवर हेड एक्टिविटी, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ कि वो बॉल सॉकेट जॉइंट या जो रबरिंग को बहुत ज़्यादा मज़ीद वर्स्ट कर दे। ठीक है, बस एक्टिविटी रिलेटेड याद रख लो कि पेन वर्स्ट हो जाता है। और नो लोकल टेंडरनेस, मतलब जब आप उसे पल्पेट करोगे ना उस जगह पे तो उसमें कोई टेंडरनेस नहीं होगी, उसे कोई पेन नहीं होगा। ठीक है, और पैसिव मूवमेंट इज़ लेस पेनफुल देन एक्टिव, मेन चीज़ जो सिनेरियो में आप लोगों को हेल्प करेगा कि पैसिव मूवमेंट जो है ना उसकी लेस पेनफुल होगी देन एक्टिव। मतलब वो मेरे पास आया है, ठीक है, पेशेंट है वो मेरा, और वो आया है, वो यही 45-50 का है, और वो मुझसे कह रहा है कि मेरा ना यहाँ पे पेन होता है, वो मुझे मतलब बॉल एंड सॉकेट पे रख के बता रहा है। और जब मैंने उसे पल्पेट किया तो उसे कोई टेंडरनेस नहीं हो रही। और दूसरा जो है, मुझे एक तो ये है मेरे की कोई टेंडरनेस नहीं है और मिडिल एज है। और फिर मैं तीसरा मैंने अब क्या काम किया, वो कह रहा है कि मुझे बहुत पेन होता है और जब मैं कोई काम करता हूँ तो वो तो और ज़्यादा होता है, लाइक शोल्डर का ना। तो मैं फिर क्या करूँगी, मैं अब मेन चीज़ बताने जा रही हूँ। मैंने कहा पैसिव मूवमेंट इज़ लेस पेनफुल देन एक्टिव। पैसिव और एक्टिव का तो पता है ना, पैसिव वो जिसमें एनर्जी की, मतलब जो वो मूवमेंट जिसमें हमें खुद एनर्जी ना लगानी पड़े वो पैसिव मूवमेंट होती है। और एक्टिव वो जिसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। लाइक अगर ये बुक को मुझे उठाना है तो मैं इसको उठाऊंगी तो इसमें लाइक मेरी वो एनर्जी लगेगी ना, लेकिन अगर यही बुक मुझे कोई और ला के रख दे तो ये पैसिव मूवमेंट है। लाइक किस तरह से मैं समझाऊँ, लाइक हाँ इस तरह से, जैसे कि मैं अब पेशेंट ने मुझे बता दिया, ठीक है, पैसिव एक्टिव ऑलरेडी फिजियो में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है कि पैसिव में एनर्जी की नहीं लगेगी, एनर्जी ज़ीरो होगी यहाँ पे, और एक्टिव में एनर्जी लग के काम होगा। ठीक है, मतलब ये होगा। अब क्या होगा, वो कहेगा कि जब मैं काम करता हूँ एक्टिविटी रिलेटेड ना, कि जब मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। लाइक वो जब एनर्जी लगा के काम करता है तो उसे पेन होता है। अब मैं क्या करूँगी, उसने मुझे बता दी अपनी कंडीशन। अब मैंने उसका हाथ लिया, उसका हाथ ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने उसका हाथ लिया और उसके हाथ को इस तरह से ना ऊपर लाइक मैंने उसको ना अपलिफ्ट कर दिया ना, लिफ्ट किया उसके हाथ को। तो मैंने कहा अब आपको पेन हो रहा है, तो वो कहेगा नहीं इतना पेन तो नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं खुद से करूँ, लाइक फिर मैं उसका हाथ छोड़ दूँगी, जब वो खुद से करेगा तो बोलेगा अब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसका मतलब कि हिंट आपको मिल गई सिनेरियो में कि हाँ ये रोटेटिव कफ इम्पेजमेंट ही हुई है। लाइक जब मैंने एज अ डॉक्टर उसका हाथ उठाया तो उसे पेन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त उसकी पैसिव मूवमेंट थी, वो अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा था, इस वजह से वो लेस पेनफुल बोल रहा था कि हाँ मुझे कम हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने उसका हाथ छोड़ा, उससे कहा कि आप खुद उठाओ, तो उसको ज़्यादा पेन हुआ। मतलब एक्टिव मूवमेंट पे वो पेन का हो रही है और पैसिव मूवमेंट पे नहीं हो रही। अब समझ आई, तो ये मेन सिनेरियो पॉइंट है। उसके बाद है पेनफुल आर्क सिंड्रोम। क्या होता है, देखो इसमें ये होता है कि एक्टिव मूवमेंट जब वो करेगा ना, जब वो अपना खुद हाथ उठाएगा तो उसे पेन होगा। और पेन किस तरह से होगा कि 60 to 120 डिग्री के दरमियान जो है ना पेन प्रोड्यूस हो जाएगा उसका एबडक्शन पे। जाहिर से बात है उसके वो जो ये रहा, वो जब ना ये अपना हाथ उठाएगा, मतलब कि जब आप अपना हाथ उठाए तो वो उठाएगा ना, तो 60 to 120 पे जब वो जाएगा ना तो उसको पेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब जैसे ही 120 से बियॉन्ड जाएगा तो उसको पेन जो है ना क्या हो जाएगा, पेनफुल नहीं होगा।
ठीक है। तो ये है पेनफुल आर्क सिंड्रोम कि 60 to 120 डिग्री पे तो उसे पेन प्रोड्यूस हो रहा था जब वो एबडक्शन कर रहा था, मिड लाइन से अपने शोल्डर को दूर लेके जा रहा था ना, अवे दी मिड लाइन जब जा रहा था एबडक्शन वो होता है, तो उससे 60 से 120 डिग्री पे क्या हुआ, पेन हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो बियॉन्ड 120 उसने एबडक्शन किया तो उससे पेन खत्म हो गया। तो ये होता है पेनफुल आर्क सिंड्रोम। और होता है हॉकिन्स इम्पिंजमेंट टेस्ट। हॉकिन इम्पिंजमेंट टेस्ट ये होता है कि पेन इज रीप्रोड्यूस व्हेन द शोल्डर इज इंटरनली रोटेटेड विद 90 ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन। मतलब वो क्या कर रहा है कि शोल्डर को इंटरनली रोटेट कर रहा है, मतलब मिड लाइन टुवर्ड्स मिड लाइन जो है ना शोल्डर को इस तरह से ला रहा है, ठीक है। ये उसका हाथ है, उस तरह से ला रहा है अपनी तरफ, इंटरनली रोटेट कर रहा है। तो जब वो 90 पे फॉरवर्ड फ्लेक्शन करता है तब उसको पेन दोबारा से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हॉकिन इम्पिंजमेंट टेस्ट है। ये टेस्ट है जो हम करवाते हैं। जिस तरह से मैंने पेशेंट को बोलूँगी कि अच्छा आप ऐसे करें, पीछे लेके जाए, वो बोलेगा हाँ पेन हो रहा है। जब 120 से बियॉन्ड जाएगा तो पेन, तो ये पेनफुल आर्क सिंड्रोम है। और जब मैं उसे बोलूँगी आज आप अपनी तरफ ये हाथ लेके जाएं, इंटरनली रोटेटेड करें, तो 90 पे ना उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हॉकिन इम्पिंजमेंट टेस्ट है। नीर इम्पिंजमेंट ये होता है कि वो जो है ना जब फॉरवर्ड फ्लेक्शन करेगा अपने शोल्डर जॉइंट की ना, बिल्कुल सीधा लेके फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन तो फिर उसको पेन दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब अपना हाथ बिल्कुल ऐसा सीधा लेके, ये जैसे उसको मैं बोलती हूँ अपना बिल्कुल सीधा हाथ लेके जाए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा सकती, और जितना मैं बता रही हूँ आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए रोटेटिव कफ इम्पिंजमेंट के, ठीक है, कि किस तरह से आएगा, हमने क्या करना है। अब डायग्नोसिस क्या करूँगी, मुझे पता चल गया कि हाँ ये जो है वो रोटेटिव कफ इम्पिंजमेंट का टेस्ट है, वो केस है। तो अब क्या है डायग्नोसिस में ये करूँगी, मतलब फर्दर कंफर्म करने के लिए मैं कंफर्मेटरी टेस्ट करूँगी ना, तो मैं क्या कर दूँगी, सब एक्रोमियल लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन दे दूँगी ना। मुझे लग रहा है कि यार क्योंकि हमें पता है कि रोटेटिव कफ इम्पिंजमेंट में क्या होता है कि सुप्रास्पाइनल टेंजेंट की रबरिंग हो रही होती है एक्रोमियम के हुक वाले पार्ट पे, मोस्ट कॉमनली वही होता है हुक वाला, टाइप 3 एक्रोमियम। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ जाके उस जगह जाके मैं सब एक्रोमियल मतलब बेलो एक्रोमियन जो है ना लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा दूंगी। मुझे ये पता करना है कि ये वाकई ये वाला केस है या नहीं। तो मैंने उस जगह पे जाके ना इंजेक्शन लगा दी लोकल एनेस्थेटिक की सब एक्रोमियल लेवल पे। तो अगर उसका पेन रिलीव हो गया, रैपिड रिलीव हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसे 100% रोटेटिव कफ इम्पिंजमेंट है। तो ये मेरा कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर उसे रिलीव नहीं होता तो फिर कोई दूसरा केस होता, लेकिन उसको रिलीव हो गया, इसका मतलब 100% यही केस है कि बेलो एक्रोमियन जब मैंने उसको इंजेक्शन लगाई लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन, तो उसे वो पेन रिलीव हो गया कि हाँ पेन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपकी यही कंडीशन है, मतलब पेशेंट की। उसके अलावा मैं प्लेन रेडियोग्राफी करवा लूँगी, अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी, MRI मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या करूँगी, अब मुझे पता चल गया, डायग्नोसिस कंफर्मेशन हो गई मुझे। अब मैं क्या करूँ, ट्रीटमेंट ना 2 तरह की होती है। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं मैक्सिमम 3 स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर पेशेंट को इससे भी आराम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम सर्जरी पे जाते हैं। और सर्जरी में फिर हम क्या करते हैं कि सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन करते हैं, और साथ में जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है उसकी डिवीज़न कर देते हैं। ये सर्जरी लेवल पे करते हैं। यहाँ पे ना बहुत डिटेल में लिखा था, तो मैंने क्योंकि फिर एट दी एंड टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता, फिर इसको भी अगर हम पढ़ ले तो हमारा काम बन जाता है। अच्छा, तो मैं अब इसको भी पढ़ा देती हूँ। देखो, कंजर्वेटिव सब एक्रोमियल स्टेरॉयड इंजेक्शन जो कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम देते हैं। पहले तो हम बोलेंगे आप साथ में आपने फिजियोथेरेपी भी कंटिन्यू रख ली, और साथ में हम क्या करेंगे उसे थेरेपेटिक जो देंगे ना वो स्टेरॉयड इंजेक्शन देंगे, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, ये जो स्टेरॉयड इंजेक्शन है ये सिर्फ आपने कफ इम्पिंजमेंट में करने हैं, ठीक है। रोटेटिव कफ इम्पिंजमेंट पढ़ रहे हो, सिर्फ इसमें देनी है, आपने टेयर वाले केस में कभी नहीं देनी है, ठीक है। ये बात याद रखना। इनिशियल ट्रीटमेंट इज़ बाय मैक्सिमम 3 डिवोट स्टेरॉयड इंजेक्शन, वही कि आपने 3 जो है स्टेरॉयड इंजेक्शन दे दिए, और ओवर आ 12 मंथ पीरियड, 12 महीने के लिए, ठीक है। फॉर ईच इफ ईच इंजेक्शन इज डिमोटिवेटेड टू गिव गुड सिम्पैथेटिक, और वही कह रहे हैं कि हर जो इंजेक्शन है उसे तभी देना है कि मतलब जब वो डिमोस्ट्रेट करे कि हाँ उसे जो है गुड सिम्पैथेटिक रिलीफ मिल रहा है, तो आपने ये कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। तो ये है, साथ में फिजियोथेरेपी। मेन चीज़ ये कि कफ टेयर के लिए नहीं देनी। सर्जरी तब हो सर्जरी कब करेंगे, तब जब ये स्टेरॉयड और ये काम ना बने स्टेरॉयड से ना, तो हम फिर सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी में हम क्या करते हैं, अब सर्जरी में हम क्या करेंगे, वो जो रबरिंग हो रही है ना, रबरिंग जो हो रही है, ये सुप्रा स्पाइनस टेंडन की जो एक्रोमियम के हुक के साथ जो रबरिंग हो रही है, इसको हम डिकम्प्रेस करेंगे ना सर्जरी के। तो मैं सर्जरी करूँगी उसका शोल्डर जॉइंट को खोलूँगी, और जो ग्लिनॉइड फोसा है ना, ये जो ग्लिनॉइड फोसा है
मैं इसको क्या करूँगी, डीकम्प्रेशन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस हो गई है रबरिंग की वजह से। ये जो है ना स्टिफ हो मतलब ये जो है ना उसके साथ रबरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हो गया है, क्या कहते हैं, स्टिफनेस इतनी हो गई है कि वो सही से जो है यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा और ये रब कर रहा है। तो मैं डीकम्प्रेशन कर दूँगी, सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन। ठीक है, ये जो एक्रोमियम है ना इसके नीचे बेलो एक्रोमियम डीकम्प्रेशन करूँगी। किस तरह से कि मैं थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे सर्जरी कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे जो है ना थ्रू इंस्ट्रूमेशन जो भी सर्जरी होगी वहाँ पे मैं थोड़ा सा डीकम्प्रेशन कर दूँगी। जो भी स्टिफनेस होगी या जो भी वहाँ पे मुझे डी फिब्रोसिस या जो भी मिलेगी, मैं उसको सबको क्लीन कर दूँगी, ताकि ईजीली जो है वो हेड उसमें फिट हो सके उस फोसा में और कोई रबरिंग ना हो। ठीक है, तो ये होगा। तो वही इसका मतलब समझाना चाहिए थी। सब एक्रोमियम डीकम्प्रेशन मतलब आप उसका उस जो वो हो रही है ना जिसके से वो रबरिंग हो रही है, आप उसको डीकम्प्रेशन कर दो ताकि कोई रबरिंग ना हो। और किस लेवल पे, सब एक्रोमियल बेलो एक्रोमियल लेवल पे। ठीक है, और साथ में क्या करो, जो लिगामेंट है ना कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है उसकी डिवीजन कर दो। बस ये होता है सर्जरी में, बाकी पढ़ने की नीड नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल टिपिकल केस दे रही हूँ, आपने मुझे उसका आंसर करना है। पहले मैं आंसर छुपा लेती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, आप लोगों ने इसका आंसर खुद करना है। ठीक है, ऑनेस्टली करना है, ऐसा नहीं कि और फिर कमेंट में बताना कि आप लोगों को इससे कितना फ़ायदा हुआ है। देखो टिपिकल केस हमारे पास आता है कि एक पेशेंट है प्रेजेंट विद ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ राइट शोल्डर पेन। मेरे पास एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, अब वो कह रहा है कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा राइट शोल्डर पेन होता है और ग्रेजुअली होता है, लाइक ये हो रहा है कब से ना। और दिस इज स्पेशली सिवियर व्हेन शी इज ट्राइज टू ग्रूम द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड। देखो वही चीज़ आ गई, मैंने आपसे कहा था ना कि वो कहेगा कि जब मैं एक्टिविटी करता हूँ ओवर हेड एक्टिविटीज़ तो वो ज़्यादा एग्जेजरेट हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। तो वो कह रही है, वो पेशेंट है फीमेल, और कह रही है कि मुझे राइट शोल्डर पेन पे तो ये जो राइट शोल्डर है ना इस पे मुझे पेन रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है जब मैं जो है ना इसको क्या करती हूँ, लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड, मतलब जब मैं शी ट्राइज टू ग्रूम दी लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड, लेकिन जब मैं इसको जो है ना ग्रूम करती हूँ लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड पे जब मैं वो करती हूँ तो मुझे ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, मतलब वही एक्टिविटी से उसे और ज़्यादा पेन हो रहा है, ओवर हेड एक्टिविटी से ना। तो वो दो चीज़ें मुझे मिल गई। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ द आर्म इज़ लिफ्टेड बाय द एग्जामिनर, और फिर मैं क्या करूँगी, मैंने कहा था ना कि जब मैं उस पेशेंट का हाथ रखा होगा और जब मैं उसको उठाऊंगी मैं बोलूँगी अब आपको पेन हो रहा है, लाइक मैं उठा रही हूँ उसका हाथ, पेशेंट का, फीमेल पेशेंट का मैंने हाथ लिया और मैंने उसका उठाया, मैंने कहा अब आपको पेन हो रहा है, तो बोलेगी नहीं अब तो नहीं हो रहा, फिर मैं उसका हाथ छोड़ दूँगी, मैंने कहा अब आप खुद उठाए। जब वो खुद उठाएगी तो उसे पेन होगा, और उसमें फिर हमने ये टेस्ट देखे थे कि 60 to 120 पे पेन होगा, फिर वो 120 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है ना, पैसिव मूवमेंट इज़ लेस पेनफुल देन एक्टिव, कि जब मैं उठाऊंगी एग्जामिनर या डॉक्टर उठाएगा तो उसे पेन कम होगा। तो देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ द आर्म इज़ लिफ्टेड, कि अगर आर्म लिफ्ट करो बाय द एग्जामिनर या डॉक्टर तो उसको पेन डिक्रीज़ होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जो वो कम होगी, इतनी नहीं होगी। जब वो खुद उठाएगा तब ज़्यादा होगी, बोलेगा नहीं अब तो मुझे इतना पेन नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं खुद उठाऊंगा तो खुद उठाता हूँ तब मुझे ज़्यादा पेन होता है। तो ये आपको देखो मेन हिंट मिल गया सिनेरियो में। ठीक है, कि पैसिव मूवमेंट लेस पेनफुल है देन एक्टिव, और वही कह रहे हैं आर्म इज़ राइट एंड नो लॉन्गर पेन। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा केस है, वही है ना, रोटेटिव कव इम्पीचमेंट लिखोगे। अगर MCQ BCQ थे तो आपने रोटेटिव कव इम्पीचमेंट देखो आपने डायग्नोस कर लिया, कितना आसान था ना, क्योंकि आपने ये चीज़ें मेन चीज़ें समझ ली कि क्या सिनेरियो आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ रोटेटिव कफ टीयर। अब रोटेटिव कफ टीयर मैंने क्या बताया था, टीयर में क्या होता है, जब भी टीयर होती है ना चीज़, टीयर का मतलब कि वो चीज़ टीयर हो गई है बिल्कुल, जब वो टीयर हो जाएगी तो खुद सोचो वो वीक नहीं हो जाएगी, वीकनेस आएगी उसमें, और क्या हो जाएगा कि वो इनएबिलिटी टू लिफ्ट, वो अपना जो है ना वो लिफ्टिंग ही नहीं कर पाएगा, अपने शोल्डर को लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा, इनेबल हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसमें टीयर आ गया है। पहले तो सिर्फ रबरिंग हो रही थी, इम्पेजमेंट हो रही थी, ठीक है, और वो लिफ्ट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो अब क्या नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी टू लिफ्ट, के लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा, इनेबल हो गया है क्योंकि यहाँ पे टेयरिंग हो गई है, टीयर हो गया है। ठीक है, रोटेटिव का मसल अब टीयर हो गया है। ठीक है, तो अब साइज ऑफ टीयर जो है ना, स्मॉल टीयर है, इंटरमीडिएट, स्मॉल कब होगा जब लेस देन 2 सेंटीमीटर टीयर में होगी तो उसमें स्मॉल है, इंटरमीडिएट जब 2 से 4 होगी, और लास्ट टीयर जब मोर देन 5 सेंटीमीटर होगी। ऑनसेट ऑफ टीयर क्या होगा कि एक एक्यूट रोटेटर हो, एक एक्यूट बेस से होगा, एक क्रॉनिक होगा। एक्यूट किस तरह से होगा, खुद सोचो एक्यूट किस तरह से होगा, कि कोई ट्रॉमा हो गया, अभी
को एक्सीडेंट हो गया, किसी का अल्लाह ना करे मेरे को किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो जो है ना आया हमारे पास हॉस्पिटल डायरेक्ट, तो ये एक्यूट केस है, तो वो ट्रॉमा होता है उसका मोस्टली। जो क्रॉनिक होता है ना उसमें ये होता है कि क्रॉनिक मोस्टली आपको ना ओल्डर जो पेशेंट होते हैं ना उनमें मिलता है, ठीक है, और वो मोस्टली डीजनरेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो क्रॉनिक उनमें होता है और ट्रॉमा वाले पेशेंट में एक्यूट होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्रॉनिक रोटेटिव कफ टेयर है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली लाइट चली गई है तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, अब मैं चाह रही हूँ उसको चलो ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक रोटेटेड कफ टेयर। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बेटा ये ओल्डर एज ग्रुप में कॉमन होता है, वो मैंने ऊपर ही आपको लिख दिया, ठीक है। कंपेयर विद एम्बेजमेंट, मतलब ओल्डर एज में ज़्यादा आपको टेयरिंग मिलेगी। और मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है, मेन चीज़ एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। ये भी एंटीरियर लैटरल होता है, सेम जैसे आपने सुप्रास्पाइनेटस का देखा था ना कि ये इम्पीचमेंट भी इंटीरियर लेटरल पार्ट पे हो रही थी सुपर, और यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि टेयरिंग इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रास्पाइनेटस पे होगी। मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है। इफ़ देन प्रोग्रेस द इन्वॉल्व द रेस्ट, और जैसे अगर पेशेंट इसको टाइमली ट्रीट ना करे, ठीक है, और वो फिर क्या होगा कि अगर वो टाइमली ट्रीट नहीं करे तो प्रोग्रेस हो जाएगी, और जो रेस्ट ऑफ रोटेटिव कफ मसल है जो आपने देखे हैं, ठीक है, टेरिस माइनर इंफ्रास स्पाइनेटस, वो सब भी इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। वैसे कॉमनली इफेक्ट किसको करता है, इंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। ये आपने दो चीज़ें याद रख लेनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर एसोसिएट, अब जो लास्ट ईयर होगा जब लाइक जो मोर देन 5 सेंटीमीटर होता है ना लास्ट ईयर, उसमें क्या होगा कि वीकनेस ऑफ शोल्डर होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी शोल्डर पे, ठीक है। वो उस शोल्डर को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा, और साथ में एडक्शन इज लिमिटेड टू बेलो 60। अब उसकी एबडक्शन क्या होगी, उसकी लिमिटेड होगी बेलो 60। मतलब मैं जब उसे बोलूँगी ना कि आप अपना हाथ जिस्म से दूर लेके जाए, तो वो क्या करेगा कि 50 पे या 55 पे बोलेगा अब मेरा हाथ मज़ीद पीछे नहीं जा रहा, ठीक है, अब मेरा हाथ मजीद, मतलब बेलो उसको जो है ना 60 तक तो आएगा ही नहीं, उसकी अबडक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो वही कह रहे हैं कि अबडक्शन इज लिमिटेड टू बेलो 60, मतलब वो सिर्फ 50 तक अबडक्ट कर पाएगा, ठीक है, लेके जा पाएगा, अपना अबडक्शन कर पाएगा। और साथ में हंचिंग हो रही होगी शोल्डर पे, आप देखोगे ना तो बिल्कुल हंचिंग हो रही होगी, एक मेन चीज़ आपकी ये डायग्नोसिस में है, ठीक है। ये सब मैं देखूंगी जब मेरे पास पेशेंट आएगा, तो मैं देखूंगी कि अच्छा वो जो मैं उसे बोलूँगी आप अपना हाथ दूर लेके जाए, एडक्शन करे, इस तरह से करके दिखाऊंगी, इस तरह से दूर लेके गए, तो वो जब लेके जाएगा तो सिर्फ 50 तक अपना एबडक्शन कर पाएगा, दूर लेके जा पाएगा। तो मैं एक तो मुझे ये हिंट मिल गया कि हाँ ये टेयर का केस है, दूसरा जो है वो ओल्ड पेशेंट है, ये मुझे मिल गया, और दूसरा मुझे देखा कि उसकी जो है ना शोल्डर पे यहाँ पे हंचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ये एक मुझे मिल गया। अब कफ टेयर और आर्थ्रोपैथी ये है कि प्रॉक्सिमल ह्यूमरल हेड माइग्रेशन, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, या जो है ह्यूमरल हेड की माइग्रेशन, प्रॉक्सिमल ह्यूमरल हेड की माइग्रेशन की वजह से टेयरिंग हुई है। जो टेयरिंग है ये क्यों हुई है कि जो ह्यूमरल हेड था वो माइग्रेट हो गया और उसकी वजह से टेयरिंग हो गई, या कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस ह्यूमरल जॉइंट में कोई सेकेंडरी मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस था तो उसके नतीजे में ये टेयरिंग हो गई है। तो ये ऐसे ही है, मतलब पढ़ लो इसको, तो आपको खुद भी पता है। मेन चीज़ ये है, जो मैंने पेशेंट आया मेरे पास कि हाँ ओल्डर पेशेंट था, और मैंने जब उसको बोला कि आप अपना हाथ दूर लेके जाए जिसम से, तो वो सिर्फ 50 तक लेके जाएगा, वो बोलेगा मजीद में नहीं कर सकता, मुझे पेन हो रहा है, वीकनेस होगी उससे और हंचिंग होगी। तो ये 3 डायग्नोसिस है किसके, क्रॉनिक रोटेटिव कफ टेयर, ये क्रॉनिक वाले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या करूँगी, रोटेटिव कफ जो है उसको रिपेयर करूँगी ना, जो टेयर हुआ है उसको मैं रिपेयर करूँगी। हैज़ बेटर आउटकम फॉर स्मॉलर देन लार्जर। अच्छा, अगर स्मॉल टेयर हुआ है तो उसके तो अच्छे से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, देन लार्जर, वही बात है। तो और बाकी सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन करूँगी, इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पेन रिलीफ फॉलोइंग कपरे। अब क्या करूँगी, वही जिस तरह से मैंने वहाँ किया था ना सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन, जिसमें हमने सर्जरी की थी और पेन रिलीफ किया था, कि जो एक्रोमियम के बेलो लेके मैंने वहाँ पे जो है ना थ्रू सर्जरी जो है ना उस जगह को डिकम्प्रेस कर दिया था ताकि वो जो है सही हो पाए। तो सेम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन करेंगे, मतलब जो स्टिफनेस है ना, जो टाइटनेस है, जो टाइट हुआ है जॉइंट ना, उसको रिड्यूस करूँगी ताकि क्या हो सके, प्रिवेंट कर सके हम रबरिंग से, ठीक है। यहाँ पे जो सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन में ये होता है कि जो जॉइंट टाइट हुआ है ना, बिल्कुल रब हो रहा है, रब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो टाइट हो गया है, तो उसको टाइटनेस में सर्जरी के थ्रू जो भी टाइटनेस है उसको रिमूव कर दूंगी, तो इस तरह से वो ठीक हो जाएगा। तो सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन, यहाँ पे डिकम्प्रेशन लिख लो, रिड्यूस टाइटनेस, की जो टाइटनेस होती है, टाइटनेस की वजह से ही रबरिंग हो रही थी ना यहाँ पे, तो टाइटनेस को ही आप सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दो। जब आप टाइटनेस के थ्रू सर्जरी के थ्रू टाइटनेस को रिमूव कर दोगे तो फिर क्या होगा, रबरिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो सेम
पहले शायद मैं वो इस वजह से मैंने बता दिया। अच्छा, सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर पेन रिलीफ। वही पेन रिलीफ जब आप खुद सोचो सर्जरी के थ्रू जब मैं उसकी डिकम्प्रेशन कर दूंगी, ठीक है, लाइक उसकी जो टाइटनेस है जिसकी वजह से वो रबर हो रहा है, अगर वो चीज़ ही मैं ख़त्म कर दूँ सर्जरी के थ्रू, उसको सही कर दूँ, तो उस फिर जाहिर सी बात है उसको इम्पेजमेंट खत्म हो जाएगी और साथ में पेन भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक सेंस वाली बात है कि इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पेन रिलीफ, ठीक है, फॉर कफ रिपेयर। अच्छा, उसके बाद है स्टेज रिहेबिलाइजेशन इज क्रूशियल फॉर गुड आउटकम फॉर आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन। वही चीज़ तो मैंने आपको वही पहले वाली चीज़ें रिवाइज कर दी। अब इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप क्या करोगे, कंजर्वेटिव मैनेज किस में करोगे, जब स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक टेयर है, मतलब बहुत स्मॉल लेस देन 2 सेंटीमीटर टेयर हुआ है और उसको ना कोई सिम्टम नहीं है, लाइक वो जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको जो है ना कोई वीकनेस भी नहीं है, ना कोई हंचिंग मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं जाहिर सी बात है बेचारे की फिर सर्जरी क्यों करूँगी जब उसको नीड ही नहीं है, तो मैं उसको कंजर्वेटिवली फिर ट्रीट करूँगी, ठीक है। अच्छा, और सर्जरी में किस में करूँगी, किन पेशेंट में करूँगी, जिसमें लार्ज टीयर होगा, जिसमें जो है मोर देन 5 सेंटीमीटर का जो जिसमें क्या होगी, हंचिंग मिल रही होगी, जिसमें मुझे एडक्शन मिल रही होगी लिमिटेड 60 पे और वीकनेस मिल रही होगी, उस पर सर्जरी करूँगी ना। तो वही कह रहे हैं कि सर्जरी किस में होगी, इट इन्वॉल्व रिपेयर ऑफ टेयर विद सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन। और सर्जरी में क्या होता है, सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन बताया था ना। डिकम्प्रेशन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है टाइटनेस को। जब मैं सर्जरी के थ्रू करूँगी तो मैं जो भी उसकी टाइटनेस है, जहाँ से उसको टेयरिंग हुई है और जहाँ से वो टाइटनेस हो रही है, उसको मैं रिमूव कर दूँगी सर्जरी के थ्रू, और इस तरह से उसका पेन भी रिलीव हो जाएगा। तो थ्रू सर्जरी सब एक्रोमियल, और सब एक्रोमियल के नेम से ही जाए, सब मतलब बेलो एक्रोमियल मतलब एक्रोमियल लेवल पे। एक्रोमियल जो है स्कैपुला का पार्ट है, 1000 बार बता चुकी हूँ जब से मैं पढ़ा रही हूँ। और बाकी आप लोग पिक्चर देखोगे ना गूगल पे तो ये चीज़ आपके जहन में बैठ जाएंगी। अभी मैं दिखा नहीं सकती ना, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ, दूसरा कोई सोर्स होता तो दिखा देती। अच्छा, और ये इंडिकेटर वही जो मैंने बताया कि बेटे एक तो लार्ज टीयर है, ठीक है, लार्जर टीयर में मुझे सर्जरी करनी होगी पेशेंट की, या इंटरमीडिएट टीयर है, मतलब या तो लार्जर हो या इंटरमीडिएट हो, उस दोनों में सर्जरी करेंगे हम। जबकि स्मॉल में हम कंजर्वेटिव भी कर रहे थे, स्मॉल और एसिम्प्टोमेटिक में हम कंजर्वेटिव कर रहे थे। लेकिन अगर स्मॉल हो लेकिन पेशेंट के सिम्टम आ रहे हो, स्मॉल है लेकिन पेशेंट बहुत वर्स कंडीशन के पास मेरे पास आ रहा है, हंचिंग भी हो रही है, सब कुछ, तो जाहिर सी बात है अगर उसके सिम्टम है, भले वो स्मॉल हो, तो तब भी मुझे सर्जरी करनी होगी। सर्जरी किन में नहीं करनी होगी, जो स्मॉल हो और ये सिम्टोमेटिक हो, मतलब कोई सिम्टम ना आया हो, कोई हंचिंग कोई वीकनेस ना मिल रही हो, तो उसमें कंजर्वेटिव। लेकिन अगर स्मॉल है और वो उसकी हंचिंग भी मिल रही है, वीकनेस भी, तो मैं उसकी सर्जरी करूँगी लार्जर इंटरमीडिएट टीयर के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्रोनिक वाला बता दिया। अच्छा, एक्यूट रोटेटिव कफ टीयर देख लो। जैसे मैंने बताया कि बेटे एक्यूट वाला जो है ना किसके नतीजे में होता है, ट्रॉमा के नतीजे में होता है, ठीक है, ट्रॉमा वाले केस में होता है, और इसमें कोई से भी एज का बंदा प्रेजेंट कर सकता है। क्रोनिक में हमने ओल्डर पेशेंट को देखा था, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रीवियस शोल्डर सिम्टम, और इसमें कोई प्रीवियस शोल्डर सिम्टम नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्यूटली उसको कोई ट्रॉमा हुआ है तो वो आया है ना, इससे पहले तो उसको कोई प्रीवियस शोल्डर सिम्टम नहीं था, तो एक सेंस वाली बात है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम होगा, सडन ही आएगा ना, अभी उसे ट्रॉमा हुआ है और वो हॉस्पिटल में आया है और वो बोलेगा अभी मुझे ना एक्सीडेंट हुआ है, बाइक एक्सीडेंट में, तो अब मुझे यहाँ पे जो है ना ये पेन हो रहा है, वो अभी बताएगा। उसको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सडन होगा, अचानक से वो उसके सिम्टम आना स्टार्ट हो गएंगे क्योंकि ट्रॉमा हुआ है उसको, ठीक है। प्रोफाउंड वीकनेस एंड लॉस ऑफ फंक्शन बट मिनिमल पेन, अब उसको पेन ना थोड़ा उस वक्त कम होगा ना, इतना वो क्योंकि उसी वक्त वो ट्रॉमा हुआ और वो आ गया और बोलेगा मुझे पेन हो रहा है और मुझे जो है ना लॉस ऑफ, मतलब अब मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा बिल्कुल, और वीकनेस हो रही है मुझे ना, तो ये सडन सिम्टम है सारे ट्रॉमा के बाद। तो ये एक्यूट रोटेटिव कफ टेयर जो एक्यूटली मतलब कब देखा जाता है, जब ट्रॉमा के बाद, उसके कोई प्रीवियस शोल्डर सिम्टम्स नहीं होते, और वो इस तरह से वीकनेस के साथ आता है, लॉस ऑफ फंक्शन और मिनिमल पेन के साथ आता है, ठीक है, कि उसी वक्त उसकी इंजरी हुई होती है। मार्क रिस्ट्रिक्शन ऑफ एबडक्शन यूजुअली टू 90। अच्छा, एक्यूट वाले में ना क्योंकि अभी उसको ट्रॉमा हुआ है और वो हॉस्पिटल में वो पेशेंट आया मेरे पास और उसको उस वक्त कह रहा है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, उस वक्त इतना सीवियर पेन नहीं होगा, वीकनेस होगी, क्योंकि उस वक्त एक्यूटली मतलब अभी उसको ट्रॉमा हुआ और वो आ गया है ना हॉस्पिटल। और जब मैं उसे बोलूँगी, जिस तरह से मैंने क्रोनिक वाले में पेशेंट को बोला था कि बेटे आप बेटे नहीं, मतलब पेशेंट को जब मैं बोलूँगी कि आप ना अपना हाथ जिस्म से दूर लेके जाए, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि एबडक्शन, मैं उसे बोलूँगी आप इस तरह से अपना हाथ दूर लेके जाएँ। तो क्रॉनिक में क्या आता है कि 60 से नीचे ही वो 50 तक अपना हाथ पीछे नहीं लेके जा रहा था, बेलो 60 ही वो बोलेगा कि मुझसे आप मजीद नहीं लेके मजीद मैं अपने हाथ को दूर नहीं लेके जा पा रहा, मतलब एबडक्शन जो है बेलो 60 ही लिमिटेड है उसकी क्रॉनिक में। जबकि एक्यूट में क्या होगा कि वो 90 वो 80 तक 70 तक लेके जा सकता है, लेकिन बेलो 90 वो लिमिटेड हो जाएगा। तो इसमें है बेलो 60 तक एबडक्शन लिमिटेड है क्रॉनिक वाले में, ठीक है, ये क्योंकि क्रॉनिकली अफेक्टेड है, तो इसमें 60 पे ही उसको एबडक्शन फील होगी। जबकि एक्यूट वाला जो कि अभी ट्रॉमा से होकर आया है, उसको पेन और मिनिमल पेन हो रहा है, तो उसको जब मैं बोलूँगी कि आप अपना हाथ जो है इस तरह से दूर लेके जाए, तो वो जो है ना 70
85 तक लेके जा पाएगा, ठीक है। मतलब यूजुअली लेस देन 90 तक वो जो है उसको मार्क रिस्ट्रिक्शन ऑफ एबडक्शन होगी, ठीक है। मतलब 90 के बाद या 90 या 80 इस तरह से, मतलब 90 के पास, 90 के बाद तो बिल्कुल नहीं लेके जा पाएगा, ठीक है। तो मार्क रिस्ट्रिक्शन होगी एबडक्शन, वो बिल्कुल 70 तक लेके चला जाएगा, 75, लेकिन 80 90 इस पे वो नहीं लेकर जा पाएगा। तो ये क्रॉनिक और एक्यूट में डिफरेंस है, तो आप लोगों ने याद रखना है। आई होप कि मैं अच्छा समझा रही हूँ। लाइक मुझे समझ, एक्चुअली ये लाइव लेक्चर तो है नहीं कि मैं आपसे पूछूं कि आपको समझ आ रहा है नहीं, तो इस वजह से मैं बार बार वो डायग्राम दिखा रही हूँ। अच्छा, और साथ में सेम आपको हंचिंग भी मिलेगी जिस तरह से आपको क्रॉनिक में मिल रही थी। डिफरेंस यही है कि इसका लेस देन 90 है तो उसका लेस देन 60 है लिमिटेड एबडक्शन, मेन चीज़ ये डिफरेंस है। और सेम उसमें भी आपने अल्ट्रासाउंड और एमआरआई मोस्ट एक्यूरेट है, आप एमआरआई करवा लोगे, अल्ट्रासाउंड करवा लोगे। ट्रीटमेंट क्या है कि अर्ली एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर आर इंडिकेटेड, मतलब जैसे उसका ट्रॉमा हुआ है वो फ़ौरन हॉस्पिटल आया तो इसने ये अच्छा काम किया है, अभी फ़ौरन ही वो ट्रीट हो जाएगा। वरना अगर वो डिले करता तो वो फिर क्रॉनिक में चला जाता, ठीक है। तो अर्ली एक्सप्लोरेशन करो और रिपेयर करो। और क्या है, ऑफन डिकम्प्रेशन आर नॉट नेसेसरी, रिजल्ट ऑफ अर्ली रिपेयर आर गुड। अब उस वक्त जब वो ट्रॉमा से होते हुए मेरे पास आया है हॉस्पिटल में, तो उस वक्त तो मैं उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं, कोई डिकम्प्रेशन की ज़रूरत नहीं। उस वक्त मैं सिर्फ क्या करूँगी, उसे अर्ली रिपेयरमेंट कर दूँगी, ठीक है। और उसे बोलूँगी कि ठीक है अभी मैंने ये कर दिया है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप आ सकते हो। तो उसके बाद अगर उसको दोबारा से कोई प्रॉब्लम होगी और उसकी इंडिकेशन के थ्रू फिर मैं सर्जरी देखूँगी कि क्या है, ठीक है। तो उसमें सर्जरी की नेसेसरी नहीं है, अर्ली रिपेयर हम कर देंगे और चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, शोल्डर पैथोलॉजीज़ मैंने पढ़ा दी, ठीक है। सो मैंने इसमें बहुत टाइम लिया है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ना हम फ्रोज़न शोल्डर को करेंगे, अभी मैं करवा देती लेकिन ये हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और पता है लिटरली मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मैं ख़ुद भी, आपको पता है कि एग्ज़ाम्स हुए और इतने जो सर्जरी मेडिसिन ऐसे सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन तो बिल्कुल स्टार्ट में रिटेन ही नहीं होती थी। अभी भी जो मतलब रिवीजन और ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं स्टिल जो है अभी जो है वो ये वीडियो लेक्चर शूट कर रही हूँ। और लिटरली अगर कोई भी गलती हो ना इन लेक्चर्स में तो काइंडली आप लोग ना मुझे बता दीजिएगा। और क्योंकि मैं अभी कोई टीचर हूँ नहीं, मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। और एक नालायक स्टूडेंट ही हूँ जो कि अब पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं गलती होती है तो इग्नोर कर देना और बता देना, ठीक है बेटे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।